इन्हें आपको याद रखना है। जैसे पहला लिखा है विटीकल्चर, क्या लिखा है? फिर से बोलिए, क्या लिखा है? अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहते हैं? अब ये लंबी लाइन लगी ना, अंगूर का व्यापारिक स्तर, तो भैया फसल व्यापारिक स्तर पर ही की जाती है। तो अंगूर की खेती को सुनाई नहीं दिया। आगे क्या आया? मत्स्य पालन को कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? एक आया सेरीकल्चर। क्या आया? ये है रेशम कीट पालन। क्या है ये? हमें सुनाई नहीं दिया। आप शहतूत के पौधे पर रेशम कीट पालते हैं और ये कीड़े के द्वारा ही मुंह से जो लार निकाली जाती है वही बनती है रेशम। हाँ या ना? तो रेशम का कीड़ा पालना ही क्या कहलाता है? सुनाई नहीं दिया। हमने एक विटीकल्चर पढ़ा है। विटीकल्चर क्या है? पक्का? फिर हमने क्या पढ़ा है? पिसीकल्चर, मत्स्य पालन है। मन लग रहा है? नहीं लग रहा हो तो रहने दें। ओके, चलिए आगे क्या आया? हार्टिकल्चर। क्या आया? हार्टी का सीधा मतलब है फलों से। कैसे? फलों की खेती करना कहलाता है हार्टिकल्चर। फलों की खेती करना। हमें सुनाई नहीं दिया। फलों की खेती करना क्या कहलाता है? समझ में आ रही बात? पहला नंबर विटीकल्चर अंगूर की खेती, पिसीकल्चर मछली, हाँ या ना? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, हाँ या ना? हार्टिकल्चर क्या है? फलों का उत्पादन, क्या नहीं है? फिर क्या है? ऑलिवी कल्चर। क्या है? ऑलिवी कल्चर जैतून की खेती। क्या की खेती? जैतून की खेती को कहते हैं ऑलिवी कल्चर। जोरदार आवाज। काय की खेती? आवाज नहीं आ रही है। जैतून की खेती को क्या कहते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आया आरबी कल्चर, झाड़ियों को उगाना। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एपीकल्चर। क्या कहा रे? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। क्या कहलाता है? कई बार पेपर में मधुमक्खी पालन नहीं आता, सीधा आता है शहद उगाना। क्या आता है? लेकिन दोनों बातें एक ही हैं। चाहे कोई कह दे शहद उगाएं, चाहे कोई कह दे मधुमक्खी पालें। नहीं आ रही बातों में? तो मधुमक्खी पालन या क्या कहते हैं? शहद उगाना। शहद पालन नहीं, शहद उगाना। शहद ओके, क्या है ये? और पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर क्या है? और विटीकल्चर क्या है? हार्टिकल्चर क्या है? फलों को उगाना। क्या नहीं है? अभी पढ़ा था ऑलिवी कल्चर। क्या? जैतून की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, हाँ या ना? अच्छा, फ्लोरिकल्चर, जैसे इसका नाम है फ्लोरी, फूलों का। आगे क्या आ रहा है? सिल्वी कल्चर। क्या कहा? सिल्वी कल्चर का सीधा मतलब पूरे जंगल से है। जंगलों को लगाना, जंगलों को बचाना। सुन रहे हो? ये कहलाता है क्या? सिल्वी कल्चर। क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? ये देखें, एक आता है वेजी कल्चर। क्या कहलाता है? ये पुराने तरीके से की गई खेती को कहते हैं क्या? ओके, आगे क्या आया? नेमोरी कल्चर। क्या आया? अरे क्लियर है? फिर से सुन लो, क्या कहा? इसके अंतर्गत जमीन के अंदर पाए जाने वाले कंदमूल वगैरह, सुन रहे हो, इन्हें कलेक्ट किया जाता है और इन्हें बेचा जाता है। अब इन्हें बोया तो जाया नहीं सकता,
कंदमूल वगैरह फल जंगलों में ऑटोमेटिकली नीचे होते हैं। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? ओके, तो नेमेरिकल्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑलेरिकल्चर सब्जियों का है। मेरिकल्चर का है? समुद्री जीवों का है। समुद्री जीवों को उगाना क्या कहलाता है? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है भैया? इनको याद रखिएगा। यहां से एक नाम आपके एग्जाम में आएगा। एक नाम आपके एग्जाम में ओके। एक आया है हॉर्टिकल्चर। क्या आया है? हमें सुनाई नहीं दिया? हॉर्टिकल्चर का मतलब है घोड़ों को पालना। समझ में आ रही बात? घोड़ों की नई नई प्रजातियों को पैदा करना कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? एक आता है वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? सुनाई दे? क्या कहा? वर्मी माने होता केंचुआ। वर्मी माने केंचुए को पालना। अब आप कहोगे केंचुआ क्यों पाला जाता है? सर, केंचुआ किसान का बहुत बड़ा मित्र है। जब ये किसी खेत में छोड़ दिया जाता है तो ये मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। तो केंचुए के द्वारा त्यागा गया मलमूत्र खाद बनाने के काम आता है। अतः केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। अतः अच्छे किस्म के केंचुए को एक जगह उगाया जाता है और बाद में किसानों के खेत में छोड़ा जाता है। तो इसे कहते हैं वर्मी कल्चर। जोरदार आवाज। सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अभी एक आ रहा है मोरी कल्चर। क्या कह रहा है? अब जो उधर अंतर क्या है? अभी आपने पढ़ा था सेरिकल्चर। क्या पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? और आपने कहा था रेशम कीट पालना। क्या कहा था? अब जरा सुने, जरा इसको थोड़ा अंतर आ जाएगा। आप देखें, सेरिकल्चर में हम कीड़ा पालते हैं। क्या पालते हैं? लेकिन कीड़ा काय पर पलता है? सहतूत की पत्तियों पर। काय पर? ये सहतूत क्या है? एक पेड़ का नाम है सहतूत। इसकी पत्तियों को ये रेशम का कीड़ा खाता है। नहीं आ रही बात समझ में? और बदले में लार निकालता है, और लार निकलती है तो रेशम बनता है। अगर आपके पास रेशम का पत्ता नहीं है, रेशम के पौधे, सॉरी आपके पास सहतूत के पौधे, तो आपका कीड़ा मर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सेरिकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। क्या कहलाता है? लेकिन यदि आपको कीड़ा पालना है तो आपको सहतूत चाहिए। तो कई लोग सहतूत ही उगाते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? वो सप्लाई कहां करते हैं? जिनको रेशम उगाना है तो सहतूत की पत्तियों को उगाना, सहतूत की कहलाता है मोरी कल्चर। क्या कहलाता है? सहतूत की कृषि करना कहलाता है। मर गए हो? एक बात अंतिम बता दो, पढ़ना है। एहसानदारी का कोई काम नहीं है। पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो घर जाइए आप। समझ में आ रही बात? अगर अच्छी आवाज आएगी तो हम समझ लेंगे पढ़ना है आपको। कूलर बंद करो आप, बस ताल लगे रहने दो। हाँ, अब आप बताएं जरा। तो अब एक आया एरोपोनिक। क्या कहा? ये एरोपोनिक का अगर खुलकर हम नाम लें तो इसका नाम है एरो। क्या नाम है? एरोपोनिक। पौधों को हवा में उगाना। पौधों को मिट्टी की कोई आवश्यकता। क्लियर है? एक आता है पोमोलॉजी। क्या आता है? जहां लॉजी लग जाए। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। क्या? फलों का विज्ञान। फलों का। क्लियर है? तो अब देखें जरा, क्या आपको जितने प्रकार की कृषि थी वो समझ में आई हैं? एक बार रिवाइज करेंगे आप? एक बार रिवाइज करेंगे आप? पक्का? चलिए, ये देखो आपने नंबर 1 पर क्या पढ़ा था? क्या? विटीकल्चर में क्या था? अंगूर की खेती।
हाँ या ना? फिर क्या था? मछली पालन है, सेरिकल्चर में, हार्टिकल्चर में फलों का है, हाँ या ना? ऑलवी कल्चर में चलिए और भी कल्चर झाड़ियों का है। एपी कल्चर क्या कहा? मधुमक्खी पालन। क्या कहा? अरे क्लियर है? फ्लोरिकल्चर में, सिल्वीकल्चर में पूरा का पूरा जंगल है। अच्छा सीधे आ जाओ नॉमेरिकल्चर, कंदमूल फल वगैरह इकट्ठा करना। पॉलीकल्चर में सब्जियां, मेरीकल्चर में क्या? समुद्री जीव, आरसी कल्चर में घोड़े, वर्मी कल्चर में केंचुआ, मोरी कल्चर में शहतूत की पत्तियां, एरो में और पोमो में फल विज्ञान। हाँ या ना? ठीक है। अभी जो आप खेती करते हैं, अब आप समझदार हो चुके हैं, आप क्या करते हैं कि एक ही जमीन पर हजारों साल तक खेती करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर कोई तत्व कम हो गया है तो आप खाद डाल देते हैं, आप वहां पर आप यूरिया डाल देते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, तत्व डाल देते हैं, आप जुताई कर देते हैं। हाँ या ना? और लगातार बदल बदल कर फसलें बोते हैं। लेकिन पहले जब व्यक्ति इतना विकसित नहीं था तो वो क्या करता था? पहले नंबर जंगलों में लगाता था आग। जंगलों में क्या लगाता था? एक मिनट, देखें आप, जंगलों में लगा देता था आग। जितने जंगल में आग लग गई वहां करता था खेती। क्या करता था? कुछ समय के बाद उसकी पूरी पोषक तत्व क्या हो जाते थे? समाप्त। और व्यक्ति इन खेतों को छोड़ करके चला जाता था और आगे फिर नया जंगल जलाता था और नई खेती करता था। हाँ या ना? इसे कहते थे स्थान बदल बदल कर खेती करना। क्या कहते थे? अरे क्लियर है? क्या कहते थे? ओके। जब स्थान बदल बदल कर खेती करते थे तो इनके कई नाम पड़े। सबसे ज्यादा फेमस नाम इसका पड़ा झूम खेती। क्या नाम पड़ा? झूम खेती का मतलब है एक जगह हम पहले खेती करें और जब वहां की उत्पादकता समाप्त हो जाए तो हम आगे खेती करें। हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, इनके और कई नाम है जो आपको याद रखना है। देखें जरा, जैसे उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, जो हमारे पूर्वी बहनें हैं, सेवन सिस्टर्स, यहां नाम क्या चलता है? अरे क्लियर है? अच्छा, इसी का नाम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में यदि हम बात करें तो पोडू। ये एक्चुअली पोडू है, हिंदी में नाम आ जाता है पोदू। सुन रहे हो? यही है पामाडामी, केमान, बरीगा। सुन रहे हो? इसी प्रकार की खेती पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट मालूम है ना? जिन्हें भूगोल पढ़ी उन्हें पश्चिमी घाट मालूम है। ये महाराष्ट्र से लेकर नीचे तक, यहां कहते हैं कुमारी। क्या कहते हैं? अगर कभी आ जाए कुमारी, क्या है? कुमारी खेती करने का एक तरीका है। कैसा तरीका? बदल बदल कर खेती करना। नहीं आ रही बातों में? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी का नाम क्या है? पूनम। क्या नाम है? अच्छा, इसी का नाम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां, आदिवासी लोग भी ऐसा करते हैं और इसे कहते हैं बीबर। नहीं, ये गलत टाइप हो गया, बेवार। क्या नाम है? सुनाई नहीं दिया? बेवार। सुन रहे हो? और जब ये बेवार करते हैं और ये अपने खेत को कहते हैं बारी। अपने अपने बुंदेलखंड सुना होगा, जे हमारी बारी है, जे हमारी बारी है, हमारी बारी में तो ककड़ी लगी हैं। सुना है? एक्चुअली खेती को कहा जाता है बारी। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में आदिवासी शब्दावली में से कहा जाता है। और जो बदल बदल कर खेती है मध्य प्रदेश में, नाम क्या आता है? बेवार। वही आता है दाहिया। क्या आता है? आवाज नहीं आ रही है? पेंडा। क्या? सुनाई नहीं दिया? और इसी का नाम है जीरा। क्या नाम है? तो ये बदल बदल कर खेती के नाम है। समझ में आ रही बात? सुनाई दे रहा है? पक्का?
नहीं सुनाई दे रहा है? पहला नाम, सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? झूम खेत। कौन सी खेती? इसी को हमने कहा पोंडू कहा है, इसी को कुमारी कहा है, नहीं कहा है? इसी को बेवार कहा है, बेवार है, दाहिया है, पोंडू है, जीरा है। सुन रहे हो? ठीक है, ये खेतियों के नाम है। देखो जरा, और पामलू, खिल, कुरुल, दीपा, पामलू, वालरा, है ना? अच्छा, अब एक चीज और जो आपके यहाँ पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक शब्द आता है क्रांति। क्या? पहली बात बताओ, क्रांति कहलाता क्या है? क्रांति बताओ क्या कहलाता है? कोई बताएगा क्रांति क्या है? क्रांति क्या है? क्रांति खूब सुनी है, 1857 की क्रांति। उस गांव में तो क्रांति सी आ गई। अच्छा, एक अंतिम तो पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? हाँ बताओ, क्रांति क्या है? क्रांति बताओ। क्रांति शब्द का मीनिंग सुन लो पहले आप, किसी क्षेत्र में हो, जब किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें और समाज का हर तबका प्रयास करें। नहीं आ रही बात समझ में? चाहे पैसा लगे, चाहे लड़ाई लगे, चाहे शरीर लगे, चाहे दुनिया का कोई साधन लग जाए, हम देने को तैयार हैं। हाँ या ना? बस हमें करना क्या है? हमें उस लक्ष्य को मान के चलो। हम कहें दमोह में पढ़ाई के मामले में बच्चों में क्रांति सी आ गई। अब क्रांति सी क्यों आ गई? पुस्तकें खरीद रहे हैं, पढ़ाई का सामान खरीद रहे हैं, रात रात भर पढ़ रहे हैं। आया ना? अच्छे स्कूल भी खुल रहे हैं, किताबों की दुकानें भी, चारों तरफ हर चीज काहे के लिए आ रही? पढ़ाई के लिए। काहे के लिए? तो हम क्या कहेंगे? पढ़ाई के लिए क्या आ गई? क्रांति। क्या आ गई? तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब चारों तरफ हर संभव प्रयास। नहीं आ रही बात समझ में? जैसे आपने कहा 1857 की क्रांति, क्या कहा? क्रांति क्यों कहा गया इसे? स्वतंत्रता पाने के लिए, चाहे किसान हो, चाहे राजा हो, चाहे वो नौकरी वाले आदमी हो, चाहे वो समाज के अन्य आदमी हो, जो जितना कर सकता था, लड़ने वाले लड़ रहे थे, आंदोलन करने वाले आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग लड़ नहीं रहे थे तो पैसा दे रहे थे। नहीं आ रही बात समझ में? कुछ लोग क्रांतिकारियों को भोजन बना बना के दे रहे थे। यानी हर तबका जो कर सकता था वो कर रहा था। आ रही बात समझ में? अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कई प्रकार की चीजें। कृषि में क्रांति, क्या कहा हमने? अब कृषि में क्रांति क्या है? जैसे हम आपको कहें कि हम जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे लिए खाने के लिए खाद्यान्न भी पर्याप्त मात्रा में उगे। खाद्यान्न भी पर्याप्त मात्रा में। अब क्या हुआ? हरित क्रांति आई। क्या आई? हरित क्रांति आई। हमारे यहां अनाज की पैदावार बढ़ाने, काय की पैदावार बढ़ाने। तो अब एक जगह नहीं कि केवल खेती में बो दिया, नहीं, अब क्या क्या किया गया? पहली बात तो बांध बनाए। क्या बनाए? बांध बनाए तो सिंचाई। विद्युत बनाई गई। विद्युत बनाई गई तो सिंचाई के लिए मोटरें आई कि नहीं आई? हमने उद्योगों में ट्रैक्टर वगैरह बनाए, ट्रैक्टर बनाए, कल्टीवेटर बनाए, हार्वेस्टर बनाए। हाँ या ना? एक एरिया ये हो गया। हमने अच्छे बीज, अच्छा बीज, बीज का किस्म कैसा होना चाहिए? अच्छा। एक बात। दूसरी बात, खाद। क्लियर? फिर हमने किसान को ऋण दिया। अगर पैसा चाहिए तो पैसा भी ले लो आप। नहीं आ रही बात समझ में?
हमने किसानों के लिए बैंक खोल लिए, किसानों के लिए सहकारी समिति खोल ली, नहीं खोली? देखो, एक चीज को बढ़ाने के लिए फिर हमने किसान को पढ़ाना शुरू किया। हमने कोर्स ही बना दिया एग्रीकल्चर। क्या बना दिया? जगह जगह मीटिंग कराई गई, किसानों की मीटिंग कराई गई। नहीं आ रही भाषण में? हर गांव में एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया जिसका नाम था ग्राम सेवक। क्या नाम था? वो किसानों के पास जाता था, किसानों को समझाता था कि हमें अपनी पैदावार कैसे। नहीं आ रही भाषण में? तो आप देखिए, एक चीज की पैदावार बढ़ाने के लिए देखो चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा। जब चारों तरफ से प्रयास किया जाए तो इसे कहते हैं क्रांति। क्या कहते हैं? अभी भी रुका नहीं। अब आपको मंडी ले जाना है तो गांव में सड़कें बनाई गई। अब तो आप कहोगे सर सड़क का खेती से क्या संबंध? अरे संबंध है। अरे सड़कें बनेंगी तो किसान आसानी से कहां पहुंचेगा? मंडी जाएगा। माल बिकेगा तो किसान बड़ा आदमी होगा। अगले बार की फसल बोएगा तो अच्छे से बोएगा। अब सड़कें नहीं थी तो व्यापारी शोषण कर रहे थे। कैसा शोषण कर रहे थे? हमारे गांव में तुम्हारे पास ट्रैक्टर नहीं है, सड़क नहीं है, हमें बेचो, इतना ही में दो। वो देने होते हो नहीं देने तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये थी कि किसान के पास साधन नहीं था, मजबूरी में अब 6 बोरा लेके कौन मंडी जाए? तो एक काम करो, 6 बोरा किसको दे दो? व्यापारी को। हाँ या ना? व्यापारी ने क्या किया? शोषण। नहीं आ रही बात समझ में? मंडी में 20 का है, हमें 12 का दो। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन जब सड़कें बन गई, गांव में ही सोसाइटी बन गई, गांव में ही आपका माल खरीदा जाने लगा, तो इससे ओवरऑल किसान मजबूत हो गया, खेती करने के लिए सक्षम हो गया, पैदावार। इसे कहते हैं हरित क्रांति। क्या कहते हैं? अब हरित क्रांति सक्सेस हो गई। 2 चीजों की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई, गेहूं की और चावल। जोरदार आवाज दो। सुनाई नहीं दिया? हरित क्रांति में क्या हुआ? दुनिया में सबसे पहले, किसी को नाम याद है? कौन? नॉर्मन? अब मजा नहीं आया यार। एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इनने देखा कि पूरी दुनिया, आधे से ज्यादा दुनिया क्या हो रही है? भूखों मर रही है। जमीन पर्याप्त है लेकिन फिर भी दुनिया क्या मर रही है? हाँ या ना? इनने कॉन्सेप्ट दिया कि यदि हम खेती को बढ़ाने के लिए ये सारे उपाय करें तो हमारी पैदावार। हाँ या ना? दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया। भारत में एक डॉक्टर हुए, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन थे? इनने भारत में कहा कि भैया इसे अपनाओ। भारत में अपनाया गया। ये अपनाया गया 1966 में, और अचानक से हरित क्रांति ने अपना असर दिखाया और भारत में गेहूं की और चावल की पैदावार। हाँ या ना? अब जैसे ही पैदावार बढ़ी, सरकार समझ गई कि यदि हम हर चीज की पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति चलाएं, नहीं आ रही बात समझ में, तो उसका उत्पादन बढ़ाए। फिर नंबर 2 आगे बन श्वेत क्रांति पर। काय बार आ गए? अब आप कहोगे सर श्वेत क्रांति में ऐसा क्या? श्वेत क्रांति में क्या किया गया? सबसे पहली बात तो ऐसे जानवरों को बीच को वो किया गया कि जिनकी अच्छा, अपने यहाँ पर 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती थी जानवर। एक भारवाही, जो वजन ज्यादा ढोड़ सकते थे लेकिन उनकी दूध देने की क्षमता कम थी। हाँ या ना? और दूसरे जानवर वो थे जिनकी दूध देने की क्षमता लेकिन वो वजन ज्यादा, उनका शरीर कमजोर था। तो ऐसे 2 जानवरों को क्रॉस कराया गया और एक नई संतान की उत्पत्ति की गई जिसमें दूध देने की क्षमता भी ज्यादा और शक्ति भी। हाँ या ना? और लगातार ऐसा किया गया तो नई नई प्रजातियां बनती गई। समझ में आ रही बात? उनके भोजन की व्यवस्था, उनके लिए भूसा की व्यवस्था, उनके लिए खरी चुनी आदि की व्यवस्था, और लगातार ऐसे करके जानवरों की क्षमता क्या होती गई। तो भारत जो है दुनिया में दूध के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया।
श्वेत क्रांति हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? श्वेत क्रांति चल ही रही थी कि उसमें एक और ऑपरेशन डाला गया, ऑपरेशन फ्लड। क्या डाला गया? ये श्वेत क्रांति का ही एक वो था। समझ में आ गई बात? अब इन क्रांतियों को आपको याद करना है। अब जब शासन को लगने लगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इनने क्या किया, अब अलग अलग क्रांतियां चलाई। देखना जरा आप यहां देखें, हरित क्रांति चलाई गई, काय के लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। काय के लिए? मजा नहीं आया यार, अरे क्लियर है? खाद्यान्न उत्पादन के लिए, खास तौर पर गेहूं। पक्का? आपको 2-3 प्रश्न आएंगे। पहली बात, सबसे पहली बात आएगा कि बताइए विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? डॉक्टर नॉर्मन। पक्का? भारत में किसने की? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ओके। हरित क्रांति का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? गेहूं और चावल। सबसे ज्यादा किस पर? गेहूं पर। सबसे ज्यादा? हाँ या ना? अगर राज्य पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर असर पड़ा तो पंजाब हरियाणा। कहां असर पड़ा? क्योंकि बांध वगैरह सबसे ज्यादा यही बने। आपको पता होना चाहिए सतलज नदी पर बने थे भाखड़ा नागल बांध, हरि के बांध। याद है कि नहीं याद है? ठीक है। अब कौन सी क्रांति आई? सुनहरी। कौन सी क्रांति आई? सुनहरी क्रांति फल और सब्जियां उगाने के लिए चलाई गई। अब आप कहोगे सर इसमें क्या हुआ होगा? अरे अच्छा बीज, अच्छा खाद, किसान के लिए लोन की सुविधा। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी सब्जी की पैदावार बढ़ जाए। सुन रहे हो? तो सब्जी की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति? सुनहरी। पक्का? अच्छा, फल और सब्जी के लिए श्वेत क्रांति काय के लिए? पक्का? कृष्ण यानी काली क्रांति चलाई गई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। काय के लिए? जगह जगह जाओ, पता करो कहां पेट्रोलियम है। हाँ है ना? आपने देखा होगा अदर अदर जगह जाकर के ओएनजीसी कंपनी है, पता करती है कि कहां पर पेट्रोल है। पता करती है ना? पहाड़ों पर जाकर के, जंगलों में जाकर के पता करती है कि कहीं पर, यहां पर कहीं जमीन के नीचे कहीं कोयला और पेट्रोलियम है या नहीं। समझ में आ रही बात? तो काली क्रांति के संबंध कैसे है? अच्छा, अब आता है नीली। नीला होता है पानी। पानी में क्या? मत्स्य पालन। क्या कहा? तो गोल क्रांति। गोल क्रांति में क्या आएगा? आलू। सुन रहे हो? एक आएगी लाल क्रांति। क्या आएगी? लाल में आएगा टमाटर और मांस। टमाटर और मांस उत्पादन बढ़ाना भी लाल क्रांति है। सुन रहे हो? देखिए भूरी क्रांति। भूरी का संबंध है उर्वरक से। कैसे? उर्वरक जानते हो ना? रासायनिक खाद को कहते हैं उर्वरक। रासायनिक खाद को। ओके। आप ध्यान रखना, जैविक खाद को हम उर्वरक नहीं कहते। जैसे गोबर से बनी खाद को हम उर्वरक नहीं कहते, खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि रासायनिक खाद को हम क्या कहते हैं? उर्वरक। समझ में आ रही बात? चलिए, पीली क्रांति। हाँ या ना? रजत क्रांति। अंडा। रजत यानी चांदी। चांदी जैसा कौन होता है? अंडा। क्लियर है? इंद्रधनुषी क्रांति। याद रखना भैया, इंद्रधनुषी क्रांति 2 जगह आएगी। एक इंद्रधनुष योजना और एक इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग से संबंधित है। योजना कैसे संबंधित है? जबकि इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए तो ये कृषि संबंधी जो नई नीति आई है उससे संबंधित है। अमृत क्रांति। क्या कहा? भारत की कई नदियां ऐसी हैं जो गर्मियों में सूख जाती हैं, लेकिन कई नदियां ऐसी हैं जो बड़ी हैं और वर्षभर पानी। हाँ या ना? तो सरकार ने योजना बनाई कि बड़ी नदी को छोटी नदी से जोड़ दिया जाए, लिंक कर दिया जाए। सुन रहे हो? लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। और अगर जोड़ दिया जाए तो उसका पानी इसमें आ जाएगा। तो नदी जोड़ने की क्रांति। क्या कहा?
कहलाती है अमृत क्रांति। क्या कहलाती है? अमृत पानी का पर्यायवाची है। अमृत काय का पर्यायवाची है? तो सभी नदियों में पानी बना रहे, इस क्रांति को कहते हैं, क्या कहते हैं? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाबहार, कृषि को दोगुना करना। गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन। लाल क्रांति देखो वो लिखा मांस और टमाटर। पक्का? अब मेन बात आती है हरित क्रांति पर। कुछ चीजें हमें, हालांकि हम बता चुके हैं आपको। हरित क्रांति, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हरित क्रांति के जन्मदाता विश्व की बात कर रहे डॉक्टर, सुनाई नहीं दिया, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। अच्छा, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और ध्यान रखना 1967 से 68, एक्चुअली ये भारत में शुरू हो गई थी 66 में। कब शुरू हो गई थी? हरित क्रांति भारत में शुरू कौन ने कराई? एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय क्रांति की जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन है। मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न की पैदावार बढ़ाना है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं पर तथा चावल पर। और द्वितीय हरित क्रांति आई। अब द्वितीय हरित क्रांति छोड़िए, अब तो श्वेत क्रांति पे आ जाओ। सुन रहे हो? ध्यान रखना, श्वेत क्रांति के जन्मदाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है? अरे क्लियर है? और यहां पर दूध को बढ़ाने के लिए किया गया। और इसके अंतर्गत एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 और एक चलाया गया 1980। देखो जरा, ये 70 में, फिर 81 में, 85 में ऑपरेशन फ्लड। तो अगर कभी आ जाए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो जब जब श्वेत क्रांति डाउन पड़ी तो उसको जोड़ देने के लिए बीच में ऑपरेशन चलाया गया। उसे कहा गया ऑपरेशन फ्लड। क्या कहा गया? अरे क्लियर है? अच्छा, ये एक चीज और आपको बहुत ज्यादा याद करना है, हमने आपको पहले कहा था। अब आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से हमें समझाना नहीं है ना, ये समझने का है कौन सी चीज की पैदावार कहां होती है। जैसे आपने कहा कुल खाद्यान्न उत्पादन, ध्यान रखना जितने अनाज हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं यूपी में। कहां? एक बात याद रखना, पैदावार यूपी में ज्यादा है लेकिन परसेंटेज पंजाब की ज्यादा है। परसेंटेज पंजाब एरिया छोटा है लेकिन पैदावार ज्यादा है। टोटल पैदावार ज्यादा नहीं है, नहीं आ रही बात में, लेकिन वहां की जमीन उपजाऊ ज्यादा है। अब आप कहोगे उपजाऊ ज्यादा क्यों है? क्योंकि 5 नदियां हैं। तो पहली बात तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? और सिंचाई के पर्याप्त साधन है। हाँ या ना? इसलिए वहां पर उपजाऊ जमीन है। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही है? तो पैदावार ज्यादा है वो यूपी की। अनाज की बात करी जाए, जैसे गेहूं, गन्ना, आलू, 3 रख लो। कौन कौन? ये टॉप में होता है यूपी में। कहा? गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में, आलू सबसे ज्यादा यूपी में, और गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में। हाँ या ना? जबकि दलहन की बात की जाए, कुल दलहन, स्पेशल नहीं, कुल मिला के दालें सबसे ज्यादा होती हैं मध्य प्रदेश में। तेलहन भी सबसे ज्यादा कहां? और मोटे अनाज कहां? महाराष्ट्र। मोटे अनाज कहां? अब इनको अलग अलग डिफाइन नहीं किया, अभी तुमने इकट्ठा कहा। कैसा कहा? अब अलग अलग पढ़ते हैं। ऊपर देखो, चावल सबसे ज्यादा हमें आवाज नहीं आ रही है। पक्का? अरे क्लियर है? चावल सबसे ज्यादा कहां? नंबर 2 गेहूं कहां? बाजरा होगा राजस्थान। बाजरा कहां होगा? बाजरा रेतीली मिट्टी में होता है। नहीं आ रही बात समझ में? और रेतीली मिट्टी कहां है? राजस्थान। मक्का सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। मक्का कहां? मक्का से याद रखना महाराष्ट्र। चलिए, चना कहां? अरहर कहां? अरहर भी कहां? मसूर कहां? उत्तर प्रदेश। मूंगफली कहां? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मूंगफली पूछा जाता है। मूंगफली कहां? पक्का? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मूंगफली कहां? सरसों कहां? सोयाबीन कहां? सूरजमुखी। कपास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।
कपास कहाँ, कपास कहाँ, ओके, जूट कहाँ, अच्छा पश्चिम बंगाल में चावल और जूट, चावल हो, क्लियर है, नहीं आ रही बात समझ में। आलू कहां पड़ाया, आलू, गन्ना, गेहूं, सुन रहे हो। प्याज महाराष्ट्र में है, प्याज कहां है, प्याज महाराष्ट्र में है, कपास महाराष्ट्र में है, नहीं बढ़ाया था। नीचे गन्ना कहां बढ़ाया, आम कहां, केला कहां, अंगूर कहां, अमरूद कहां, काजू केरल, काजू कहां, क्लियर है। चलिए आंवला उत्तर प्रदेश, पपीता आंध्र प्रदेश, नारियल केरल, अनार महाराष्ट्र, संतरा महाराष्ट्र, सेब जम्मू कश्मीर, सेब कहां, नाशपाती कहां, लीची कहां, केसर कहां, सुनाई नहीं दिया। केसर तो कश्मीर प्रसिद्ध है। काली मिर्च, एक बात ध्यान रखना, मिर्च होती है आंध्र प्रदेश में, मिर्च कहां होती है, तो काली मिर्च एक प्रकार का मसाला है, मसाले ज्यादातर कहां, सुन रहे हो, काजू केरल में, काली मिर्च भी, सुन रहे हो, छोटी इलायची केरल, अदरक कहां, केरल, जितने ज्यादातर मसाले हैं, मसाले ज्यादातर, ज्यादातर की बात कर रहे हैं हम, ओके। लेकिन जीरा कहां आएगा, राजस्थान, लौंग कहां आएगा, तमिल, हालांकि तमिलनाडु और केरल दोनों जगह लौंग है, सुन रहे हो। मिर्च कहां तक वो आ गई, हल्दी कहां, धनिया कहां, लहसुन कहां, भैया याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने एक बार आपको पढ़ के बता दिया। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि सबसे ज्यादा ये चीज कहां होती है, और आपको बिल्कुल आज घर के जाकर के ये याद करना ही, कैसे भी ट्रिक बनाना है लेकिन इन्हें याद करना है, बनेगा। अब आया कृषि बोर्ड। कृषि बोर्ड यानी उस चीज की देखरेख के लिए एक समिति गवर्नमेंट की ओर से बना दी जाती है, उसे बोर्ड कहते हैं। जैसे आया कॉफी बोर्ड, क्या आया, तो कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है, कहा, एक्चुअली कर्नाटक, सुन रहे हो। रबर ज्यादा होती केरल में, कहा होती है, तो इसका कार्यालय केरल में होगा। चलिए चाय कहां होती, पश्चिम बंगाल, तो यहां कलकत्ता में आ जाएगा। तंबाकू होती आंध्र प्रदेश, तंबाकू कहां होती है, तो तंबाकू आंध्र प्रदेश में ज्यादा होती है, तंबाकू बोर्ड कहां बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश। मसाला, मसाला ज्यादा कहां होता, बोलो यार, ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना आप, समझ में आ रही बात। चलिए फिर मसाला बोर्ड, राष्ट्रीय मांस प्रसंस्करण दिल्ली, भारतीय अंगूर महाराष्ट्र, सुन रहे हो। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम, ये दूध वाला मैटर है ये। आनंद, आनंद एक नगर का नाम हो, कहा है, गुजरात, कहा है। चलिए डेयरी अनुसंधान करनाल, गन्ना, गन्ना का है कोयडामूर, ओके। ये थोड़ा सा आप घर में पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं, हमने कृषि से थोड़ा आगे बढ़े तो आते हैं जानवरों की नस्लें। हम केवल पढ़ करके सुनाएंगे, इसमें याद आपको करना है, हम तो आपको बता दे रहे हैं। हालांकि अभी आपको ज्यादातर कांस्टेबल लेवल पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नस्लें नहीं है, लेकिन हाँ रेलवे की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोर हो गए आप लोग। सबसे पहली होती है भारवाहक नस्लें, दुधारू नस्लें, द्विकाजी नस्लें। भारवाही कौन है, जो वजन ज्यादा होती है। दुधारू कौन है, हाँ या ना, और द्विकाजी कौन है। चलिए भारवाहक, ये एक्चुअली गाय की नस्लें हैं। देखो गाय, गाय की नस्लें, गाय की नस्लें कौन कौन, हल्लीकार, खिल्लारी, काग्याम, नागौरी, पवार, बछोर, गंगातीरी, खेरीगढ़, सुन रहे हो। काय की हैं ये, केन कथा, मालवी, बरगुर, अमृत महल,
दुहारू में लाल सिंधी, गिर, साहिवाल, देवनी, ओके, अंगोल, कांग्रेस, थार पारकर, ये आप घर में पढ़ लेना थोड़ा सा। देखो भारतीय भैंस की नस्लें, जाफराबादी, मुर्रा, रावी और नागपुरी, भदावरी, सुरती, तराई, हमसाना, पंडपुरी, काला। हालांकि अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहें तो इन्हें देखो जरा, पशु संबंधी अनुसंधान केंद्र, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो फसलें, चावल पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में चावल ज्यादा कहाँ होता है? चीन में। हाँ या ना? ऊन कहाँ होता है? चीन में। गेहूं कहाँ होता? चीनी होती है ब्राजील में। मक्का होता है संयुक्त राज्य। दूध होता है भारत में। तिलहन होता है ब्राजील। कॉफी ब्राजील। मूंगफली कहाँ? चीन में। तंबाकू कहाँ? चीन में। कपास कहाँ? चीन में। अब आप एक बात समझ रहे हो, जिस चीन की आप बुराइयां करते हो ना, आप कहते हो ये ऐसा वैसा, वहां जनता ज्यादा थी, लेकिन उनके लोगों में आप जैसे निकम्मे लोग कम हैं। आप जैसे मतलब आप अपने ऊपर नहीं लेना, आप तो बढ़िया अच्छे मेहनती लोग हैं, लेकिन भारत में जनता ज्यादा है, निकम्मी ज्यादा है। अपने आप से कोई काम आप चाहें तो आप चीन को टक्कर दे सकते हैं, वर्ल्ड में दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह कि आपको एक मकान बनवाना है, आप लेबर ढूंढने निकलिए, हर व्यक्ति भारत में गरीब है। अभी आप गरीबी के नाम पर निकलो, आपको 100 व्यक्ति मिल जाएगा। एक काम करो, आपको यार एक काम कराना है, ढूंढते फिरोगे लेकिन तुम्हें काम करने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा ईमानदारी बताओ, गलत तो नहीं कह रहे हैं? आप बिल्डिंग के नीचे जाओ, आप कहना गरीबों के लिए बिस्किट बांट रहे हैं, आप एक पैक बिस्किट के पैकेट लाइए, सारे गरीब आएंगे, हर व्यक्ति गरीब है। अब एक काम करिए, आप कहिए नीचे जाकर हमें बिल्डिंग के नीचे पूरी सड़क पे झाड़ू लगवाना है। क्या लगवाना है? झाड़ू। कितने लोग मिल जाएंगे आपको काम करने वाले? ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि हमें जो झाड़ू वाले व्यक्ति चाहिए जो झाड़ दें। हाँ या ना? गलत तो नहीं कह रहे हम? गरीब सब हैं, काम किसी को नहीं करना है। हमें बात समझ रहे हो ना? तो अब सोचिए कि आपको 1000 व्यक्ति मिल सकता है गरीब, लेकिन काम करने वाला आपको 2 नहीं मिल रहे हैं। तो रेशो लगाइए आप कि आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, और यही कारण है कि आपकी पैदावार ज्यादा नहीं। ओके, तो ये आप पढ़िएगा। जो रूस में होता है सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका में, चाय चीन में होता है, कहवा ब्राजील में होता है, रबर थाईलैंड में होता है, गन्ना ब्राजील, नारियल इंडोनेशिया, केला भारत, फल और सब्जी ब्राजील, नारंगी संयुक्त राज्य अमेरिका, लौंग तंजानिया। ओके, ये आप घर में पढ़ना है आपको। देखो ये चीज आपको याद हो, हमने धातु वगैरह रुकवाई थी कि कहाँ कौन सा होता है, बॉक्साइट कहाँ होता है। ये आपको घर में जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ना है, टाइम लेना है कि कौन सी पैदावार अभी आपने फसलों में पढ़ी, फिर फलों में, फिर मसालों में, फिर लोहा कहाँ ज्यादा। हमारी बात सुन रहे हो ना? भारत में लोहा कहाँ ज्यादा, वर्ल्ड में लोहा कहाँ ज्यादा, समझ में आ रही बात? अगर गेहूं की बात आई तो गेहूं भारत में कहाँ ज्यादा? यूपी में, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में कहें तो चीन में। हमारी बात समझ रहे हो? क्लियर है? तो आज आप घर जाकर के इस चैप्टर को बारीकी से कम 1.5 घंटा दे देना, 1-1.5 घंटा। सुन रहे हो? सो ये चीज हमेशा के लिए निपट गई। ओके, अब आप पानी वगैरह पी लो। इसके बाद हमारा एक अगला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी। क्या पढ़ाना है? बस इतना बता दो, पढ़ने का मन है? जितने लोगों का मन ना लगे वो पानी पीने के बहाने जाना, सुबह वापस नहीं आना। तो बाकी जितने लोगों का मन हो तो अच्छा फ्रेश माइंड लेकर के आना। ठीक है, चलिए जाइए। एक गिलास पानी हमें भी ले आना रक्षा।
तो सब जगह पे बैठो। कितने बज गए? 4:30। अब सब लोग शांत हो जाएं और एक अनुशासित स्थिति में, और भैया पीछे वाले लोग आगे आ जाओ जरा, ये टाकिज की तरफ हिल के मत बैठो, आगे आ जाओ सारे लोग। हर लाइन के सबसे पीछे वाले लोग आगे शिफ्ट हो जाएं, चाहे लड़के हों लड़कियां हों, सबसे पीछे वाले लोग आगे शिफ्ट हो जाएं। चलिए चलिए, अब आप बहुत ध्यान से सुने, बंद कर दो। अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा और हमने आपको केवल बताया और फिर कह दिया घर से पढ़िए, उसका कारण एक है, अगर मान के चलिए काली मिर्च केरल में होती है या मिर्च आंध्र प्रदेश में होती है तो इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे याद ही करना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां होती है। ये काम स्टूडेंट का, हां समझाने की जहां बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे कि आज घर जाएं और आज हमें एक चैप्टर मिला है और ये चैप्टर हमें घर जाकर के बिल्कुल युद्ध स्तर पर क्या करना है याद, तो मेरी गारंटी है कि एक एक सब्जेक्ट आपका खत्म होता जाएगा। और जब सारे क्वेश्चन A to Z आप पढ़ेंगे तो पेपर कहां से आएगा। लड़के लड़कियां करते क्या है, हमने आपको पढ़ा दिया, घर में जाके आपने रिवाइज नहीं किया, जो हमने याद करने दिया वो आपने तवज्जो नहीं दी, तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम तो बता सकते हैं, करना ना करना आपका काम। चलिए अब सीधा आता है, हमें अब पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक है गरीबी और बेरोजगारी। क्या कहा हमने? हमें सुनाई नहीं दिया। चलिए देखें यहां पर गरीबी और बेरोजगारी में एक बात तो आप समझ गए, गरीबी है क्या। ध्यान रखना, भिखारी में और गरीबी में अंतर है, नहीं तो आप हर भीख मांगने वाले को गरीब समझ लें। भिखारी एक निर्लज व्यक्ति का नाम है। निर्लज व्यक्ति समझते हो ना, जो अपनी लज्जा को गिरवी रख चुका है और सीधा साधन निकाल लिया है कि हम कर मांग लें भीख, वो गरीब नहीं। दरवाजा खोल दो, उसको धक्का दे दो, उसको खुल जाएगा। हाँ, अब गरीब वो व्यक्ति है जो मेहनत तो कर रहा है, कमाई भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इनकम परिवार के अनुसार इतनी नहीं है कि वो खास तौर पर अपनी बेसिक सुविधाएं कौन कौन? भोजन, कपड़ा और मकान। क्या कहा? इनको भी कवर नहीं कर पा रहा है। नहीं आ रही भाषा में? अपने सारे परिवार को एक स्वस्थ भोजन नहीं दे पा। भोजन का मतलब ये कतई नहीं होता कि आपने पेट भर लिया। नहीं आ रही भाषा में? पेट भरने का मतलब अच्छा भोजन नहीं है। अच्छा भोजन का मतलब है पोषक युक्त भोजन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, है ना, ताकि आपका शरीर आपको जिंदा तो रहे, साथ में स्वस्थ भी रहे। आपने देखा होगा गरीब व्यक्ति ज्यादा बीमार क्यों रहता है?
आपने देखा होगा गरीबी घेरती है, लोग कहते हैं आमतौर पर कि गरीबी घेरती है तो सबसे पहले बीमारियां जन्म लेती हैं, हाँ या ना। और अब पहले खाने को तो था ही नहीं, साथ में बीमार हो गए, अब बीमारी के लिए पैसा कहां से, लेकिन बीमारी का कोई दूसरा कारण नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपको भोजन अच्छी गुणवत्ता वाला, हाँ या ना, आप भोजन कर रहे हैं लेकिन आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं जो सस्ता है वो मिल जाए। समझ में आ रही बात? इससे आपकी शरीर की कैपेसिटी घटती जाती है, आप बीमार होते हैं, बीमार हो गए, दवाई कराने पैसा नहीं है और आप लगातार फिर अब बीमारियों में गिर गए। एक तरफ पैसा तो आपको नहीं था, खाने के लिए नहीं था, आप दवाई के लिए कहां से लाएं? समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? इसीलिए कई विद्वानों ने कहा है कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वह गरीब है। अजीब सी परिभाषा है। कोई व्यक्ति गरीब क्यों है? क्योंकि वह गरीब है। अब आप कहोगे सर ये क्या परिभाषा हुई कि हम गरीब क्यों हैं? बोले आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आप गरीब हो। सही रीजन है इसका। कारण आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आपके पास अगर कोई बिजनेस करना है तो आपके पास पैसा नहीं है। आप गरीबी से कब निकल सकते थे? आप कोई बिजनेस करते, आप कोई नौकरी करते, आप कोई पढ़ाई करते, आप कोई काम करते, आप उससे कहां निकल सकते थे? हाँ या ना? लेकिन आपके पास गरीबी से निकलने के साधन, वो साधन क्यों नहीं है? क्योंकि आप गरीब हो। साधन क्यों नहीं है? क्योंकि आप, इसीलिए कहा गया है आप गरीब हो क्योंकि आप, कोई व्यक्ति गरीब है, क्यों गरीब है? क्योंकि वह गरीब है। नहीं आ रही बात समझ में? अगर उसे एक बार मौका मिल जाए, इसीलिए कहा गया है। अब लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, अब देखो जरा थोड़ा सा समझो। जब आप तैयारी शुरू करते हैं, आपसे दोस्त आते हैं आपके, और सबको नौकरी नहीं मिल सकती, सबको नहीं मिल सकती मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मिल सकती उन्हें पूरा जीवन दलदल में गुजारना है, और उस दलदल का नाम क्या है? गरीबी। आप जिस स्थिति में पैदा हुए हैं, आपके पास व्यापार करने के लिए पैसा नहीं है, दुकान लगाने पैसा नहीं है, आपको शोरूम खरीदने पैसा, आपके पास यदि ये साधन नहीं है तो आप बड़ा व्यापार कभी नहीं कर पाएंगे। और बड़ा व्यापार नहीं कर पाएंगे तो आप उतना ही कमा पाएंगे जितनी आपकी रोजमर्रा की जरूरत है। आप कमा के लाएंगे, खाएंगे, पहनेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पैसा खत्म। फिर अगले महीने कमाएंगे, फिर वही होगा, फिर खत्म। लेकिन आप वहां नहीं जा पाएंगे जहां से आपको निकलना है, क्योंकि आपके पास इतने साधन। आपको एक बरगला दिया गया है, आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। बनो देने वाले कैसे बन रहे? बनो ना, आप बनिए ना। देखो बेटा, इस संसार में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक जिनका रियलिटी से लेना देना है, और एक जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मात्र सुविचार में अच्छे लगते हैं। समझ में आ रही बात? कई लोगों को देखा होगा आपने, सुविचार, सुबह से अपनी फोटो डाल दी फेसबुक पर, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। ऐसा नहीं है। जब तुम अपने गरीबों के आगे खड़े होते हो तो तुम वहां से शुरू होती है, तुम्हारे भी बाप हैं। जब तुम वहां जाते हो तो तुम कहां लगते हो? पीछे लगते हो। समझ में आई बात? उदाहरण के लिए हम आपको बहुत अच्छी बात बताएं। मान लीजिए उदाहरण, हम यहां के टीचर हैं और हम घमंड कर लें, हम वहां खड़े होते हैं जहां से लाइन शुरू होती। मान लीजिए हमने ऐसा कहा। अब हम बाहर गए, अब हम कलेक्टेड गए, वहां जिले का बाप बैठा है कलेक्टर, कहां खड़े होंगे हम? उसके आगे खड़े होंगे। अब कलेक्टर भी कहे हम वहां खड़े होते हैं जहां से लाइन शुरू होती, तो उसका बाप बैठा है मंत्री, वो महामंत्री के सामने ऐसा खड़ा रहता है, भैया बोलो भैया बोलो। अब मंत्री कहे हम वहां खड़े होते हैं जहां से लाइन शुरू होती, तो उसका बाप मुख्यमंत्री है।
अब मुख्यमंत्री कहे कि हम भी वहां खड़े होते हैं जहां से लाइन शुरू होती है, तो वहां पर केंद्रीय मंत्री है, हाँ या ना। अब उनने कहा कि चलो ठीक, प्रधानमंत्री, हम वहां खड़े होते हैं जहां से लाइन शुरू होती है, तो फिर जनता कहती है आन दो चुनाव। हम वहां खड़े होते हैं जहां से लाइन शुरू होती है, घूम के कहा गए, हाँ या ना। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन दुनिया ऐसी है नहीं। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए जिस दलदल से आपको निकलना है, जिस दलदल से आपको निकलना है, आपको मेहनत करना पड़ेगी। अब आप किसी दलदल में, मान के चलो सारे लोग एक दलदल में फंस जाएं, फिर एक कहे सवई थोड़ी निकल सकते हैं। अरे सवई नहीं निकल सकते हैं तो सवई मरना भी तो नहीं चाहिए, कुछ तो बचना चाहिए। जितने बच सकते हैं वो बचे, हाँ या ना। तो ये कह देना कि सब ही ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये निराशा है। चलिए, तो हम अपनी बात पर आते हैं कि गरीबी का मुख्य कारण गरीबी है। समझ में आ रही बात? चलिए, जिसमें वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी बुनियादी जरूरतों को प्राप्त नहीं कर पाती, तात्पर्य आवश्यक। मुद्दे की बात वही है। नीति आयोग ने अपना कहा, नीति आयोग ने कहा कि गरीबी क्या है, हमें जीवित रहने के लिए साधन चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, दक्षता के लिए चाहिए। और अगर हम इनके लिए देखो, जीवित रहने के लिए पानी और भोजन, स्वस्थ रहने के लिए पोषण, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, दक्षता के लिए क्या चाहिए, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, इनको भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित बात है हम गरीब हैं। क्या है हम? देखो रिमोट देखो हमारा कहां रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी को हम दो रूप में देख सकते हैं, एक सापेक्ष गरीबी और एक रियल गरीबी, वास्तव में गरीबी। देखो जरा क्या है ये, समझो जरा इस बात को। मान के चले हम गरीब नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास घर में पर्याप्त भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, हाँ या ना, रहने के लिए छत है, हम बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम दमोह के नगर सेठ के बाजू में खड़े हो जाएं तो हम गरीब हैं। नहीं आ रही बात समझ में? उसके अकॉर्डिंग हम नहीं आ रही बात समझ में? इसे कहते हैं सापेक्ष गरीबी। क्या कहते हैं? एक के अकॉर्डिंग दूसरे का गरीब होना। आप रियल गरीब कब है? जब आप तीन आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, ये रियल गरीबी है। नहीं तो इस दुनिया में हर आदमी गरीब है। अब आप कहोगे कैसे? आपके घर में साइकिल है, आप मोटरसाइकिल वाले से गरीब हैं। जोरदार आवाज दो। मोटरसाइकिल वाला कार वाले से, अब कार वाला कह रहा मर्सिडीज वाले से नहीं है, वो वाला हेलीकॉप्टर वाले से, हेलीकॉप्टर वाला हवाई जहाज वाले से नहीं है। अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो एक गरीबी होती है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी है एक दूसरे से रिलेटेड, हम आपके अकॉर्डिंग गरीब हैं या अमीर हैं, सुन रहे हो? और निरपेक्ष गरीबी कहलाती है एब्सोल्यूट गरीबी, रियल। आप रियल गरीब हैं या नहीं? गरीबी के प्रकार निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी कहलाती है जिसमें आप बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। देखें आप, निरपेक्ष गरीबी सीधी बात है कि आप इतने गरीब हैं कि आप वास्तव में तीन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे। ये रियल गरीबी है। निरपेक्ष माने रियल, एब्सोल्यूट। हमें लग रहा, मन नहीं लग रहा आपका? अंतिम बार बोल रहे हैं, अब की बार आवाज डाउन आएगी बेटा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तेज बोलिए, हम समझ जाएंगे कि लेक्चर खत्म, कल से संविधान वाला लेक्चर चालू। ठीक है? आशा है आप लोग जवाब अच्छा देंगे। ओके, चलिए। तो सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी आप समझ गए? चलिए, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, मानवीय गरीबी, इसमें मुद्दे की बात आती। अच्छा, गरीबी का दुष्चक्र देखो आप जरा, गरीबी का दुष्चक्र जो हम आपको बताना चाह रहे थे। हम गरीब तब तक रहेंगे, पूरी जिंदगी हम गरीब रहेंगे। और एक गरीब तो ठीक है भाई, कई पीढ़ियां गरीब रहेंगी, एक आध पीढ़ी नहीं।
कई पीढ़ियां हमारी गरीब रहेंगी अगर हम इस दुष्चक्र से बाहर ना निकले। सुन रहे हो? अगर कोई एक पीढ़ी गरीबी से बाहर आ जाए, मान के चलिए आप बाहर आ गए, तो हो सकता है आपकी आने वाली संतानें अब गरीबी के दलदल में ना रहें। लेकिन अगर आपने दूसरों की बातों में लगकर ऐसा सोचो, अरे यार कुछ नहीं होगा, हमें तैयारी नहीं करना चाहिए, तो आप भी रोज कमाते खाते हैं, आपका आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी। सुन रहे हो? समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? और एक बात बता दें आपको, बहुत अच्छी, हमारे यहां पर एक चीज चलती है, बहुत ज्यादा अच्छी प्रथा है, आप अपनी आवश्यकताओं को शॉर्ट कर देते हैं। मान के चलिए आपको मिठाई खाना है, आप नहीं खाते हैं, पैसा जोड़ लेते हैं, जोड़ते जोड़ते आप मकान खरीद लेते हैं। आपको फल खाना है, आप नहीं खाते हैं। आपको कपड़े पहनना है, आप नहीं पहनते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बचत करके आप एक मकान या प्लॉट खरीद लेते हैं। आप अपनी जान में आप सोचते हैं कि एक्चुअली हम धनी हो गए। अर्थशास्त्र ऐसे व्यक्ति को धनी नहीं मानता। ये तो आपने अपना ही हिस्सा काटा है, आपने एक्स्ट्रा कमाई नहीं की है। आपको जीवन में जो खाना था, आपको जीवन में जो खाना था आपने नहीं खाया। आपने जीवन में जो पहनना था वो, आपने अपनी इच्छाओं का दमन किया, हाँ या ना? आपने दमन किया, तब जाकर के आपने एक मकान बनाया। आप अपनी जान में आप सोचे कि हम धनी हैं, एक्चुअली आप धनी नहीं हैं। धनी होने का मतलब तब होता जब आवश्यकताएं भी पूरी होती जाती, प्लस आपकी इनकम बढ़ जाती और आप कोई चीज खरीदते। आप हमारी बात समझ रहे हैं? तो इच्छाओं का दमन करके किसी चीज को दिखावा करना, ये धन नहीं है। अब गरीबी के दुष्चक्र की हम बात कर रहे हैं। पहला, संसाधनों का अभाव। पहली बात, हम इंटेलिजेंट हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम दुकान चला सकते हैं, हम कपड़े की दुकान चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा। अब कई बार लोग कहेंगे नहीं, आप दुकान खोल सकते हैं, ठीक है, हमने कपड़े की दुकान खोल ली, लेकिन शायद आपको साइकोलॉजी मालूम नहीं है। आप भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो किस दुकान पर जाते हैं? जहां पर वैरायटीज हो। नहीं आ रही भाषण में? आपको पेंट खरीदना है एक, दिखना चाहिए 100। आपको एक जोड़ी जूते चाहिए, लेकिन दुकान में कितने दिखना चाहिए? यानी जब व्यक्ति 100 जोड़ी जूते अपनी दुकान में रखेगा, मान लो 1 रुपए का एक जूता, तो 100 जोड़ी जूते रखेगा 100 रुपए के, तब उसका 1 रुपए का माल बिकना है, हाँ या ना? और हम और आपके पास इतनी लागत नहीं है कि हम अरबों का माल फंसाएं, तब जाकर के स्टेशनरी की दुकान पर चले जाओ। स्टेशनरी की दुकान पे आप चले जाओ, लोग कहते हैं स्टेशनरी की दुकान खोल लो, करोड़ों का माल गोदाम में चल रहा है, जब जाकर के दिन में 5 से 10 हजार की पुस्तकें बिक रही हैं। अब अगर आपके पास इतना पैसा जाम करने के लिए है तो आप स्टेशनरी की दुकान खोल लें। अब हमने सोचा चलो हम कपड़े की दुकान खोल लें, तो हमने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं 10 पेंट खरीद के लाते हैं, जब 10 पेंट बिक जाएंगे तो हम 10 और ले आएंगे, हाँ या ना? फिर ये 10 बिक जाएंगे तो हम 10 सोचा हमने। लेकिन बताइए साइकोलॉजी के अनुसार क्या हमारी वो दुकान वास्तव में उस तरीके से चल पाएगी? हम मोबाइल की दुकान खोलना चाहते हैं, हम 2 मोबाइल ले आए, हमने सोचा 2 मोबाइल बिक जाएं फिर हम नए ले आएंगे, फिर 2 मोबाइल बिक जाएं फिर हम नए ले आएंगे। लेकिन व्यक्ति किस दुकान पर मोबाइल खरीदने जाता है? जहां पर स्टॉक। तो पहली बात तो यह कि साधनों की कमी गरीबी का पहला कारण है। आप कुछ कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हम अपनी फील्ड में बात करें, आप सोचिए, और ये सच भी है, आपका दमोह में गणित पढ़ाने वाले, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले, आप सोचिए दमोह में सबसे बेहतर रिजल्ट दमोह का आता है।
हमेशा मेरिट लिस्ट बनती है, 10 में से 5 बच्चे कहां के होते हैं? दमोह से आईएएस का रिजल्ट आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईएएस का रिजल्ट आए और दमोह जिले से कोई लड़का लड़की ना हो। पीएससी में दमोह के लड़के लड़कियां, तो एक बात तो तय, शिक्षा में दम है कि नहीं है? लेकिन दमोह का जो टीचर गणित वाकई जानता है, उसके पास साधन नहीं, उसके पास तुम्हारे कैमरे नहीं है, उसके पास स्टूडियो नहीं है। और आज जमाना का है दिखावा का। व्यक्ति गलत बोलना नहीं जानता, व्यक्ति ये चाहता है तुम्हारे पास स्टूडियो है कि नहीं, तुम रील बना रहे कि नहीं? हाँ या ना? अगर रील बना रहे तो मां साहब इंटेलिजेंट है, और रील नहीं बन रही तो मां साहब इंटेलिजेंट नहीं। एक्चुअली उसके पास ज्ञान है लेकिन साधन। अब आगे बात समझ में? तो पहला साधन का अभाव, दूसरा हाँ या ना? आपके घर में 5 भाई हैं, खेती है लेकिन उत्पादन कम, आप गरीब रह जाएंगे। तीसरा आता है आर्थिक गतिविधियों का कम होना। हमारे देश में हमने कहा ना आपसे, हम क्या करते हैं, हमने पैसा बचाया, जोड़ के रखा और पेट काट काट करके प्लॉट ले लिया। हमारा पैसा उतने का उतना ही है, कभी बढ़ना, क्योंकि हम ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना बिजनेस में लगा रहे हैं। सुन रहे हो? हम तो केवल नोच कर बचाने में लगे हैं। हमारी आर्थिक गतिविधियां कम है, रोजगार की गिरावट, रोजगार नहीं है, कम आय। आप काम पर जाते हैं, आपको 300 रुपए दिन मिलता है, 500 रुपए दिन मिलता है, 250 रुपए दिन मिलता है। आपकी आय ही इतनी कम है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आ रही बात? एक बात इसी आय से हम बता दें, नए लड़कों में, बिल्कुल नए लड़के लड़कियां, आप 12th पास हुए, आपको प्राइवेट कंपनी ने ऑफर दिया कि आइए हम 2.5 लाख का आपको पैकेज देते हैं। सुनने में लग रहा है 2.5 लाख, सुनने में क्या लग रहा? एक्चुअली 2.5 लाख है क्या? अगर एवरेज देखा जाए तो ये 25,000 रुपए महीने हैं। 20,000 रुपए महीने, 25,000 रुपए महीने की दरमियान नौकरी है। अब 20,000 रुपए महीने की नौकरी को पैकेज क्या नाम दे दिया? 2.5 लाख। 2.5 लाख का पैकेज। लड़का लड़की आ गए उसमें, अरे 2.5 लाख रुपए का पैकेज मिलना है। आप इंदौर नौकरी करने चले गए, 20,000 मिले, 10,000 खर्च हो गए, आपकी जेब में कितने आए? 10,000। कंपनी प्राइवेट है, उसने आपको टाइम, जब आपसे फॉर्म भराया तो कहा आपकी टाइमिंग रहेगी 11 से 5। क्या रहेगी? जब आप काम करने गए तो आपको बुलाया गया सुबह 8 बजे और रात के 10 बजे तक आपसे काम कराया गया। नहीं आ रही बात समझ में? आप जब बूढ़े होने लगे, अभी आप नए थे, आपके पास, आपका विवाह नहीं हुआ था, आपके बच्चे नहीं थे, आपका परिवार नहीं था, 8 बजे बुलाया, 8 ही बजे चले गए। उन्होंने कहा जाओ दिल्ली चले जाओ, आपने कहा चलो, बैग उठाया दिल्ली चले गए। उन्होंने कहा भोपाल चले जाओ, भोपाल चले गए। लेकिन अब आपका परिवार हो गया, आपके बच्चे हो गए, अब आप चाहते हैं कि सुबह हम अपने बच्चों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, ड्यूटी के बाद परिवार के साथ रहें। तो आपने ऑब्जेक्शन लेना चालू किया। आपने कहा नहीं, हम तो 11 से 5 नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा टारगेट पूरा करो। उनको पता है टारगेट तभी पूरा होगा जब आप 24 घंटे काम करोगे। टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपको लात मार के कंपनी से निकाल दिया गया और इस एज में बाहर किया गया जब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं बचे, आप ओवर एज हो गए, काम धंधा करने आपका पैसा नहीं है। तो ये चीजें होती हैं कि आपको एक एज में वर्गला दिया जाता है और लड़के लड़कियां सही चुनाव नहीं कर पाते कि हमें जाना किस दिशा में है। समझ में आ रही बात? कम बचत। अब आपकी कमाई ही इतनी कम है, आप बचत क्या करोगे? जब कम बचत होगी तो आपके पैसा बचेगा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा पेट काट सकते हैं तो कितना बचा लेंगे आप? कम निवेश, संसाधनों का अभाव, गरीबी। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अब मुद्दे की बात आई, भारत में गरीबी मापने की समितियां समय समय पर बनाई गई। समझ में आ रही बात?
आपको याद हो 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, दिया गया कि नहीं दिया गया? कौन सा नारा दिया गया? अरे क्लियर है? जरा वो देना सेल, सेल ले आओ जरा, ठीक है रखिए। चलिए सामने देखें आप लोग, 5वीं पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया गरीबी हटाओ। क्या दिया गया? 6वीं पंचवर्षीय योजना में डिफाइन किया गया आखिर गरीब कौन है? गरीब कौन है? गरीबी को डिफाइन करने के लिए 2-3 लोग माहिर थे। एक थे सुरेश तेंदुलकर, क्या नाम था? एक थे लकड़ा वाला और एक थे डीपी धर। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? ओके, तो क्या हुआ, इनने अलग अलग अपना अपना रवैया दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि हम तो भोजन के आधार पर बताएंगे कि अगर एक गांव के व्यक्ति को कैलोरी, अब गांव का व्यक्ति भोजन ज्यादा करता है और शहर का व्यक्ति भोजन कम करता है, हाँ या ना? तो इसे बनाया गया भोजन की मात्रा माने कैलोरी पर। काय अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, क्या कहा? हाँ या ना? अगर 2400 कैलोरी भोजन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, कितना कैलोरी? हाँ या ना? अगर भोजन कर पा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है, यानी वो गरीब नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, उसे 2400 कैलोरी भोजन गांव में रहता हो, 2400 कैलोरी भोजन उसे, हाँ या ना? और अगर 2100 कैलोरी शहर में उसे भोजन नहीं मिल पा रहा तो वो गरीब है। नहीं आ रही बात समझ में? देखना जरा, उनकी समिति, लकड़ा वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, अरविंद पनगड़िया समिति, हाँ या ना? ये देखो आप, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। भारत का योजना आयोग, भारत का फिर पेन रखा यार कहीं, जो जी वाला पेन दे दो हमें। चलो, हमने कहा भारत का योजना आयोग, क्या कहा? कह रहा है कि प्रति व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी, क्योंकि शहर का आदमी कम खाना खाता है क्योंकि मेहनती कम होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना कहा? भोजन नहीं ग्रहण कर पाता, नहीं मिल पाता तो गरीबी रेखा के, और अगर इतना भोजन कर लेता है तो गरीबी रेखा के। कौन ने कहा? मजा नहीं आया यार। अब कौन आए? हमें आवाज नहीं आ रही है। इनने कहा पैसे के आधार पर। क्या के आधार पर? तो शहर का खर्चा ज्यादा है, गांव का खर्चा कम। खाना उल्टा है, जब खर्चा उल्टा है। खर्चा कहां ज्यादा है? बोलो यार, पक्का? शहर में ज्यादा है, गांव में। उसने कहा कि यदि आप 972 रुपए, एक व्यक्ति महीने भर में 972 रुपए शहर में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। और यदि गांव का व्यक्ति कितना करता है? 816। सुनाई नहीं दिया?
अरे क्लियर है? कौन ने कहा? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? महीने भर का खर्च है ये। कब का खर्च है? अरे क्लियर है? अब क्या होगा? अब आए रंगराजन, इनने थोड़ा बढ़ा दिया खर्च। इनने कहा कि नहीं, इतने में काम नहीं चलेगा, जितना तुम शहर में बता रहे इतना गांव में चाहिए, और इससे लगभग 5 अक्षर रुपया बढ़ाओ। कहां के लिए? शहर के लिए 1400 रुपया। तो गरीब नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? बस गरीबी के 3 आंकड़े हैं। अब सुनो जरा, अभी आपके मोबाइल है, इसमें दो 30 का भाग, या मोबाइल नहीं जिनसे भाग देते बनता 30 का भाग दो, इसमें 816 रुपये में 30 का भाग दो। हर दिन कितना खर्च आएगा? 3 से काटो, 3 दूनी 6, बचो 2 30 आते, 1 का 3 दूनी 6, 1 अंक के बाद दशमलव, 27 रुपया। कितना आया? अगर गांव में व्यक्ति 27 रुपए पर डे खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है। और हालांकि फिर इस हिसाब से देखा जाए तो 40 का तो राजश्री है। इस हिसाब से देखा जाए तो 40 का तो एक राजश्री है, और हमारे यहां का गरीब से गरीब व्यक्ति कम से कम 2 राजश्री तो खाता है। यानी सच पूछा जाए तो गरीब कोई नहीं है। ये आंकड़ा दिया जाना चाहिए राजश्री कंपनी को कि आप रजिस्टर में नाम लिखें कि कौन कौन व्यक्ति राजश्री खरीदता है। जितने लोग बाद में ऐलान करें जितने खरीदते हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर है। जो नहीं खरीद पा रहे हैं, राजश्री खाना मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन खाना है लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे। समझ में आ रही बात? तो आप इसमें तो 30 का भाग, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, तीचोगे 12, लगभग 32 रुपया। लगभग कितना? तो याद रखिएगा 27 और 32 याद रहेगा? याद रहेगा आपको। 3 प्रकार की समितियां खास तौर पर याद रखो। एक योजना आयोग, कौन याद रखा हमने? योजना आयोग ने कहा भोजन के आधार पर, काय के आधार पर? ओके, भोजन के आधार पर कहा है कि अगर शहर में आप 2100 कैलोरी, गांव में आप भोजन कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, भोजन नहीं कर पा रहे तो आप गरीब हैं। उल्टा अब सुरेश तेंदुलकर ने कहा 816 और 972, 816 हो। क्लियर? फिर कौन आए? रंगराजन समिति। कौन आए? इनने कहा नहीं, गांव में 972, शहर में 1400। बस ये गरीबी रेखा का आकलन था। गरीबी हटाओ का नारा आपको पता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 6वीं में पता किया गया। हाँ या ना? तो क्या गरीबी आपको समझ में आ गई है? क्या नहीं आ रही है? पक्का? पक्का? कोई डाउट? अब एक और बचा जहां से क्वेश्चन आता ही है, वो है बेरोजगारी। क्या है? अब रोजगार एवं बेरोजगारी है क्या? वो कितनी बातों पर डिपेंड करती है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे आप एक काम आपने दिया कि नीचे झाड़ू लगाना है। 2 प्रकार के आदमी होते हैं, एक काम ढूंढते फिरते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है, दूसरे वो होते हैं काम मिल रहा है लेकिन करना नहीं है। तो वही व्यक्ति अपने आप बेरोजगार कह सकता है जो रोजगार मांग रहा है, चाह रहा है कि हमें काम, लेकिन उसे मिल। एक ऐसा व्यक्ति पता चला घर की खटिया पे लेटा है और कह रहा है बहुत बेरोजगारी है।
वो भारत में ज्यादातर बेरोजगार ऐसा ही, सरकार ने अनाज दे दिया, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, और अब तो फिर पैसे की दिक्कत ही खत्म हो गई। अब तो लाडली बहनें, और फिर वृद्धा पेंशन है ना, तो गेहूं आ गया, चना आ गया, चावल आ गया, ये अनाज आ गया, वो बस तेल नॉन के लिए अपने जे पैसा हो गए, खाओ पियो अपने लेटो, और बाकी के लिए शौचालय है ही फाइनल काम, है ना। तो बस जाने काय के लिए, कहीं नहीं जाना है, हर सुविधा घर में है। अब चर्चा बची, तो लेटे लेटे चर्चा करना है कि बेरोजगारी बहुत है, हम तो खटिया से उठ के नहीं जाते लेकिन काम नहीं मिल रहा है ना। तो सबसे पहली बात, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वह स्थिति जब व्यक्ति अवसर को ढूंढता फिरता है परंतु रोजगार मिलता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं अब तुम पढ़े लिखे 8वीं तक हो, बोले हम कलेक्टर नहीं बन पा रहे, नहीं आ रही बात सुन में। आप पढ़े अनपढ़ हैं और आप कह रहे हैं हमें 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही, सरकार दोषी है। तो आप बेरोजगार तभी माने जाएंगे जब आप उसके योग्य हैं, जब आप उसके, लेकिन आपको आपकी योग्यता के अनुसार अवसर नहीं मिल रहा है, नहीं आ रही बात सुन। तो पहली तो है आपकी इच्छा, और दूसरी है आपकी योग्यता, और तीसरा है आपका अवसर। इच्छा है, योग्यता है, लेकिन अवसर नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा, आप मान के चलिए आप 12वीं पास हैं, आपकी इच्छा है हम पुलिस में हो जाएं, लेकिन सरकार 10 साल से पद नहीं दे रही, तो आप कहेंगे कि अरे यार सरकार ने कमी है। लेकिन सरकार ने पद दे दिए, आप उसके योग्य नहीं है या आपके अंदर शिक्षा शक्ति नहीं है, तो आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। अब ये आगे परीक्षा, आप करो तैयारी, आप में योग्यता है, आप दिखाओ। समझ में आ रही बात? 3 बातों पर निर्भर है, इच्छा, क्षमता, योग्यता, हाँ या ना? देखें जरा, इच्छा आदमी के अंदर स्वयं होती है, पक्का। क्षमता आपके अंदर प्राकृतिक होती है, क्षमता कैसी होती है? और योग्यता आप अर्जित करते हैं। योग्यता क्या करते हैं? जैसे आपको हाई कोर्ट का स्टेनो बनना है, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है। आपके हाथों में उंगलियां परफेक्ट हैं, ये आपकी क्षमता है। अब टाइपिंग सीखना आपकी योग्यता। मान के चलिए आप चाहते हैं हम स्टेनो बने, लेकिन आप हाथों से विकलांग हैं, आपकी उंगलियां नहीं है, तो फिर आप प्राकृतिक रूप से आपके पास क्षमता नहीं है। क्या नहीं है? आप चाहते हैं कि हम एसआई बने, लेकिन दौड़ने के लिए आपके पैर नहीं है, मतलब आपकी क्षमता नहीं। तो क्षमता प्राकृतिक होती है। क्षमता कैसी होती है? आपको सेना में होना है लेकिन आपकी नजर कमजोर है, या पैर कमजोर है, या हाथ कमजोर है, ये क्षमता नहीं है आपकी। तो क्षमता प्रकृति देती है, लेकिन योग्यता आप स्वयं अर्जित करते हैं। योग्यता आप, समझ में आ रही बात? तो क्या क्या आया? इच्छा, क्षमता, योग्यता, पक्का। और अब इन तीनों से आप ढूंढते हैं अवसर। कहा था ना आपसे, तो तीनों के होने के बाद भी आपको अवसर ना मिले, आपको अवसर, तो क्या कहलाएगा? बेरोजगार। क्या मिले कहलाएगा? तो हमने आपको इस में बता दिया। देखो जरा, ये लिखा है 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे कार्यक्रम मानक वर्ष रखा गया है। एक्चुअली वर्ष होता है 365 दिन का। कितने दिन का? नहीं होता है, लेकिन अगर आपको 365 में से 273 दिन आपको काम मिल गया, कितने दिन मिल गया? दिन आपको काम मिल गया। वो भी काम कितने घंटे का मिला? 8 घंटे का। ऐसा नहीं कोई ने आज बुलाया, 1 घंटे काम कराया, 50 का दे दिया, अब दिन भर फ्री। आप बेरोजगार हैं। आप कैसे हैं? अच्छा एक बात और, एक चीज, आप बहुत ज्यादा मुद्दा चला था एक,
बहुत ज्यादा मुद्दा चला था, टीवियों में भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ। मोदी जी ने एक बात कह दी थी कि अगर आपके कार्यालय के बाहर कोई भजिया पकौड़ा तलता है तो आप इसे रोजगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इस पे बहुत दिनों से ये मुद्दा चल रहा है। ईमानदारी बताओ, यदि कोई व्यक्ति अपनी क्लास के बाहर चाय की दुकान खोले है, बेचारा चाय बेचता है और उतनी चाय बेच पाता है जितने में उसका भोजन वगैरह चल जाए, ये रोजगार है कि नहीं है? क्यों? ये जीविका है, ना कि रोजगार। नहीं आ रही बात समझ में? ये तो जीवित रहने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है। कोई फुल्की का ठेला लगाए है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेलिया चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ट्रेन में चाय बेच रहा है। ये रोजगार नहीं है। समझ में आ रही बात? फिर तो व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन जीने के लिए करता ही है। नहीं आ रही बात समझ में? भाई आप एक बात बताइए, यदि आपको भोजन ना मिले, एक दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, आपका बच्चा है, आपके साथ छोटे भाई बहन है, वो भूखे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, जब आपको कुछ नजर नहीं आएगा तो आप गाड़ी ही पहुंचने लगेंगे। आप भैया हम आपकी गाड़ी पहुंच दे रहे, आप हमें 20 रुपए दे देना, 10 रुपए दे देना। क्यों दे देना? क्योंकि आपसे पैसा मिलेगा तो हमारे छोटे भाई बहन या बच्चे भोजन कर लेंगे। तो ये आपका रोजगार नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। क्या है? क्यों? क्योंकि अब जिंदा रहना है तो कुछ तो, हाँ या ना? आप 3 दिन से भूखे हैं, आपके पैसा नहीं है, आप किसी के घर जाएंगे, कहेंगे दो भैया झाड़ू ही लगा दो, लेकिन आप कुछ भोजन हमें दे दो, क्योंकि हमें सरवाइव करना है, जिंदगी हमें जीना है। हाँ, आप हमारी बात समझ रहे हो ना? तो ये आपका रोजगार नहीं है। हमने आपसे ये क्यों कहा था? हमने आपसे ये क्यों कहा था कि व्यक्ति, भीख मांगने वाला व्यक्ति निर्लज है? क्यों कहा था? कई बार लोग कहते हैं कि अरे शर्मा सर बड़ा विरोध कर रहे हैं। सोचिए आप, एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति या महिला, अगर आपसे कह दिया जाए कि यहां झाड़ू लगाइए, तो आप क्या कहेंगे? अरे हमारी एक इमेज है, हम क्यों लगाएं? लेकिन एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, छोटे भाई बहनों को पालने के लिए सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और एक व्यक्ति सीधा कह रहा है भगवान के नाम पे दे दो। निर्लज कौन है? निर्लज कौन है? हाँ या ना? वो निर्लज है, लज्जा को गिरवी रख चुका है। जबकि इज्जतदार कौन है? जो व्यक्ति आपका काम किया और काम के बदले में पैसा मांग रहा है, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। जोरदार आवाज हो जरा। इसलिए भिखारी को गरीब नहीं कहा गया। और एक बात सुनो, अब भिखारी की बात आई गई है, आप अपना पैसा अगर कभी दान करने का मन करे तो आप अनाथालय जाएं। आप महीने में रोज 10 रुपए दान ना करके आप महीने भर में 501 की रसीद कटाएं। जहां अनाथ बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अनाथ आश्रम है, वहां पर पैसा दें। आप सड़क के जो बच्चों को पैसा देते हैं, इससे वो अनर्गल नशा करते हैं। माँ बाप जानबूझ करके अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी जानते हैं कि जनता बच्चों को देखकर पिघल जाएगी, जिसे नहीं देना है वो भी पैसा देगा। अच्छा एक बात बताइए, कड़ाके की ठंड में आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाई बहनों को, 2-3 साल तक के बच्चों को, कभी आप कड़ाके की ठंड में बाहर निकालता है कोई? लेकिन भिखारियों को देखना, ये भिखारी सुबह 6 बजे कड़ाके की ठंड में आपको अपने बच्चे गोद में लिए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि आप मेरे बच्चे को देखकर क्या देंगे? भीख। क्या आप जानते हैं कि आपकी भीख से पुण्य नहीं हो रहा? आपकी भीख देने की प्रवृत्ति से वो बच्चा
ठंड में, कड़ाके की ठंड में ठंड भोग रहा है, अगर आप पैसा ना देते तो वो दिखाने के लिए बच्चे को बाहर ना लाता। वो क्यों लाया? क्योंकि वो जानता है कि तुम बच्चे को देख करके पैसा दोगे। आप गर्मी में, आप भरी दोपहरी में आप नहीं निकलते, बच्चों को निकालना दो दूर की बात, आप जाइए भर दोपहरी में ये लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जानते हैं कि आप इन्हें देख करके क्या देंगे? पैसा। यानी इन पर जो कष्ट आ रहे हैं ठंड में, गर्मी में, बरसात में, इनके हकदार हम हैं। क्योंकि हमने साइकोलॉजी बना ली है कि बच्चा देखेंगे तो ही पैसा देंगे। आज बच्चे गोल क्यों हो रहे हैं? आज हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? हमारा बच्चा गोल ना हो जाए। बच्चा कौन गोल करता है? भिखारी। आपका बच्चा गोल कर देंगे, ले जाएंगे, कल उसको गोद में लेंगे, उसको दिखा करके क्या मांगेंगे? भीख। अगर आप बच्चों को देखकर भीख ना देते तो क्या बच्चे भिखारी बनते? ईमानदारी बताओ, क्या बच्चे भिखारी बनते? बच्चे भिखारी क्यों बन रहे हैं? हमारी वजह से। क्योंकि हम बच्चों को देखकर भीख दे रहे हैं। हम नहीं दे रहे। हमने कहा छोटी सी बच्ची है 10 का नोट दे दो, उसका बाप जानता है कि बच्ची जाएगी तो ही पैसा मिलेगा, हम जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। वो बच्ची सड़क छाप बन गई, किसकी बदौलत? हमारी और आपकी बदौलत। और अगर हम बच्चों को भीख ना दें, एक काम करो ना, अगर उस बच्ची के पास पैसा नहीं है, बिठाओ गाड़ी में, चलो तो अनाथालय, हम तुम्हें अनाथालय छोड़ के आ रहे और तुम्हारे बदले 2100 की रसीद हम कटा के आ रहे। वहां रहो, वहां पढ़ो, वहां लिखो, लेकिन तुम्हें वहां नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुम भीख मांगने के ही आदी हो गए हो। नहीं आ रही बात समझ में? आपको किसी की मदद करना है, आप बोलें। अगर आपको मदद करना है, कोई बच्चा सड़क पर घूम रहा, आप बच्चे से कहो अगर आपके माँ बाप खाने नहीं दे रहे, चलो अनाथालय चलें, अनाथालय में हम तुम्हें भर्ती करवा दें और हम हर महीने तुम्हारे नाम के 1000 या 2000 हम भेजेंगे। सारे लोग दान दें, सही जगह दें। गलत जगह दान देने से अपराध बढ़ते हैं। कल यही बच्चे जो सड़क पर घूम रहे हैं ये अनपढ़ होंगे, अनपढ़ होंगे, गंवार होंगे, लुटेरे बनेंगे। किसे लूटेंगे? तुम्हारे ही बच्चों को लूटेंगे। आधी रात में यदि कत्ल होंगे, किसका होगा? आपके बच्चों का होगा, आपके भाई बहनों का होगा। कौन करेगा? यही आदमखोर जो तुम बना रहे हो और गली गली छोड़ते जा रहे हो। इनको तुम प्रोटीन खिला रहे हो, इनको तुम कहा दे रहे हो पनीर। आप पनीर खाने गए, इसको भी एक पनीर दे दो। उसकी हड्डियों में दम आ रहा है, कहां से आ रहा? तुम्हारे पनीर से आ रहा। कल वो चाकू रखेगा, छुरा रखेगा, किसके व्यक्ति को जेब काटेगा? किसका पेट काटेगा? तुम्हारे किसी परिवार का। हर चीज का सही तरीका होता है। दान देने का भी अपना सही तरीका है। सही जगह दान दीजिए ताकि समाज का उत्थान हो। सर्प को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है। सर्प को दूध पिलाओगे तो क्या बढ़ेगा? जहर। आप सोचें कि हमने सर्प को दूध पिला दिया है, इससे समाज का उत्थान होगा, तो क्या समाज का उत्थान होगा? आप जो दान देना चाहते हैं वो किसी जो मजदूर आपके घर आया है, काम करता है, एक महिला आपके घर में बर्तन मांजने आती है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप दान देना चाहते हैं। सोचिए वो महिला अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बर्तन मांज रही है ना? अरे मांज रही है। आपका दान देने का मन है, उससे पेमेंट के अलावा 100 रुपए और दो। आप उससे बोलो ये पेमेंट, और बोलो ये 100 का और अपने बच्चों को पेन ले जाना, रजिस्टर ले जाना, किताब ले जाना, आप वहां दान दो। एक निकम्मे आदमी को क्यों आप दान देना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि एक व्यक्ति मिल गया, भैया दे दो, आपने दे दिया, क्यों चाहते हैं आप उसे देना? आपके घर में कितने सारे लोग आपसे ज्वाइंट हैं जो मेहनत का खा रहे हैं, क्यों नहीं आप उनके बच्चों को सपोर्ट करते? वो मेहनत का कमा रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे। वो व्यक्ति स्वाभिमानी है, उनको एक्स्ट्रा देना सीखो। उनसे आप मूल भाव करते हैं। वो 500 मांगता है, आप 450 देते हैं। आप 50 का बचा के आते हैं, एक निकम्मे आदमी को दे देते हैं आप। तो ये थोड़ी आदत आप कम करें। समझ में आ रही बात?
दान करें, सही जगह करें, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसे सपोर्ट करें, किताबें दें, उसे पैसे का दान दें। समझ में आ रही बात? चलिए, अब आता है उन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाएगा जिनमें क्षमता है, इच्छा है, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। भारत में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अब भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की है, अब तो नहीं आपको 5 मिनट का काम बचा है, हम कल करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, कल करा दें। एक आती है ग्रामीण बेरोजगारी। क्या कहा? ये ग्रामीण बेरोजगारी क्या है? गांव में अगर आप रहते हैं तो कारखाने नहीं है, साधन नहीं है, हाँ या ना। एक होती है शहरी बेरोजगारी। अगर आप शहर में रहते हैं, उस शहर में रहने के बाद भी आपके पास बेरोजगारी है, तो क्या कहलाएगी? चलिए, ग्रामीण बेरोजगारी में एक आता है आदर्श, दिखाई नहीं देती लेकिन है। हमने कल एक उदाहरण दिया था, आपके घर में 3 एकड़ जमीन है, कितने एकड़? तो भाई है 5, भाई कितने हैं? जबकि एक ही भाई 3 एकड़ खेती कर सकता है, लेकिन लगे कितने हैं? 5 ही लगे हैं। जैसे सुबह जा रहे, शाम जा रहे, दोपहर में जा रहे, सुन रहे हो? तो आप कह भले रहे हैं कि हम 5 ही भाई खेती करते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के अनुसार आपके 4 भाई बेरोजगार हैं। आपके 4 भाई, हाँ या ना? चलिए, आदर्श। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। क्या होती है? ये भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपके यहाँ खेती है, आपने खेती की बोनी कर दी, अब आप बेरोजगार हैं। खेती कटाई आ गई, फिर काम आ गया, ले कटाई हो गई, थ्रेसिंग हो गई, फिर कहां है? हाँ या ना? और देखो, हमारे मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आदमी, गर्मियों में उसे खूब रोजगार मिला, लेकिन जैसे ही गर्मी खत्म, बेचारा क्या हो गया? एक आदमी है, ऊनी वस्त्र बेचता है। क्या बेचता है? हाँ या ना? उसको रोजगार कब मिलेगा? पर बाकी टाइम, हाँ या ना? तो भारत में ये बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी। क्या कहा? अरे क्लियर है? चलिए, शहरी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक और शिक्षित क्या है? उद्योग हैं, कम हैं। समझ में आ रही बात? आपने जहां 100 आदमी काम कर रहे थे, आपने एक मशीन लगा ली, कई लोग क्या हो गए? बेरोजगार, हाँ या ना? शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी, कई बार आप रोजगार कर रहे हैं, आप बीए करे हैं, बीएससी करे हैं, और आप 50,000 के लायक हैं, लेकिन आप 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप भले कह लें कि हम रोजगार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अर्थव्यवस्था के अनुसार आप बेरोजगार हैं। नहीं आ रही बात समझ में? अर्थव्यवस्था के अनुसार आप क्यों बेरोजगार है? क्योंकि आपको आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिला है। उदाहरण के लिए, आप सभी लोग एजुकेटेड हैं, कॉलेज करे बैठे हैं, आप आज मेहनत ना करें, मान लीजिए कई बच्चे नहीं करते समय पर मेहनत, अब बाद में किसी दुकान पर काम करने लगे, वो 6,000 दे रहा है, तो उसका काउंटर साफ कर रहे हो, बढ़िया मोबाइल की दुकान में मोबाइल उठा के दे रहे हो, अपने आप में 6 एक्शन के जूता पहने हो, जीन्स पहने हो, हम रोजगार हैं। लेकिन ये आप अपने आप को छुपाने के लिए कह रहे हो। क्या आपकी वैल्यू यही थी? दूसरा के गुलाम बनने की आपकी व्यक्ति थी? आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो आप एजुकेटेड थे, आपने सही समय पर मेहनत कर ली होती, तो आप एक बहुत ऊंचे पायदान पर होते, हाँ या ना? तो आदर्श बेरोजगारी, आदर्श का नाम ही क्या है? प्रछन्न। एक मौसमी बेरोजगारी है, एक शहरी है, औद्योगिक है और शिक्षित, हाँ या ना? तो यहां पर बेरोजगारी, हमने आपको सारी चीजें हमने आपको बता दी। एक अंतिम बात, बेरोजगारी के लिए हम आपको उधर खिंच के बटन 2 मिनट का आपका समय लेंगे। सारे बच्चे एक बात जान लें, सारे स्टूडेंट, लड़के और लड़कियां, आप जिस दौर में हैं, हम 90% लोग ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पास साधनों का अभाव है। हम भले शर्ट बहुत अच्छी पहने हो,
हम भले पैंट बहुत अच्छा पहने हो, गाड़ी भी नीचे दिखावा करने अच्छी लाए हो, लेकिन सच पूछा जाए तो हमारे पास साधनों का अभाव है, लागत का अभाव है, और हमारे पास सक्सेस होने का एक साधन है और वो है शिक्षा। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है। ओके, अगर आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि भैया सबको नौकरी नहीं लग सकती, वो व्यक्ति निकम्मा है। एक बात तय है, सबको नौकरी नहीं लग सकती, लेकिन हमें लगेगी क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? ये कह देने से हम इस गरीबी के दुष्चक्र से निकल नहीं पाएंगे, हमें मेहनत करना पड़ेगी। और एक बात, अंतिम बात, मैं एक बार और कह चुका हूं, लड़के हो या लड़कियां, अगर आज आप, अभी बहुत अवसर हैं, बहुत सारे अवसर हैं अभी आपके पास, एसएससी की परीक्षाएं हैं, एसआई की परीक्षा है, महिला बाल विकास की परीक्षा, बहुत सारे पद है आपके पास। अगर आज आपने 4 से 6 घंटे मेहनत कर ली तो आपको 10 से 12 घंटे किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगी। आज आपने सही समय मेहनत नहीं करी, आप काम भी करेंगे, दूसरे की गुलामी भी करेंगे, मेहनत इससे कहीं ज्यादा करना पड़ेगी, कहीं ज्यादा। ना उतना रेवेन्यू मिलेगा, ना वो इज्जत मिलेगी, ना वो पैसा मिलेगा, ना वो शांति मिलेगी, तो मेहनत इससे ज्यादा। तो क्यों ना सही समय आधी मेहनत कर लें? नहीं आ रही बात समझ में? हम सही समय आधी मेहनत भी कर लें, 6 घंटे, तो 12 घंटे मेहनत से बच जाएंगे, सही इनकम रहेगी, समाज में एक रुतबा रहेगा, समाज में एक इज्जत रहेगी, और मन को सुकून रहेगा, और जिंदगी इंसानों की तरह जी पाएंगे। समझ में आ रही बात? और आज यदि हमने अपने सारी शरीर की ताकत हमने उपद्रव में खर्च कर ली तो कल निश्चित रोना है, निश्चित। आप लिख लीजिए, आप आज आपको कैसा भी लगे कि अरे यार सर को कोचिंग, आप कोचिंग नहीं पढ़े, आप कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है सर कोचिंग के लिए कह रहे हैं तो आप कोचिंग ना पढ़ें, लेकिन आज आपके पास शरीर है, यंग हो आप, दिमाग है, ऊर्जा है, इस्तेमाल कर लो। अगर कर लिया तो कल आपकी बहुत अच्छी स्थिति होगी, और अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं किया तो कल तो आपको जीने के लिए मेहनत करना ही करना है। आपको जिंदा रहना है तो मेहनत तो करना है आपको। समझ में आ रही बात? खास तौर पर हमारी छोटी बहनें एक बात याद रखें, हम बुंदेलखंड एरिया में हैं, खिंच के बैठो आप, हम बुंदेलखंड एरिया में हैं। हम लाख बातें करें, मम्मा की बहनें और भनेजने, बुरा नहीं मानना मेरी बात, कभी परिवार की तरह आपसे बात कर रहे हैं। आज भी हमारे एरिया में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, हाँ या ना? आज आप देखें, आज पिताजी हैं, आपको बहुत अच्छा परिवार ढूंढ के दे देंगे, बहुत अच्छा जिनकी हैसियत है, जितनी हैसियत है उससे ज्यादा कर्जा लेकर के करेंगे आपकी शादी। लेकिन आप जाएंगे वहां सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक, अगर एक शब्द में कहें तो आप बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे, दूसरी भाषा में कहें तो एक प्रकार से आप दूसरे धोबी बन जाएंगे। नहीं, सच, झूठ देखो बेटा, सच को एक्सेप्ट करो। और इसके बाद भी आप उस फैमिली को खुश नहीं कर पाएंगे, आप ताना सुनेंगे, एक गलती होने पर आपको 1000 बार ताने मिलेंगे। काम करेंगे 12 घंटे से ज्यादा, सुबह 6 से शाम के 6 होते हैं 12 घंटे, लेकिन शाम को 6 बजे परिवार बंद नहीं होता, रात के 12 बजे किचन बंद होती है। रात के 12 बजे तक आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सारी गुलामी करेंगे, उसके बाद भी आपको मिलेंगे ताने, ये गलती हो गई, ये कमी हो गई। वो 18 घंटे गुलामी करने की बजाय आप 6 घंटे मेहनत नहीं कर पा रहे। आपको भविष्य में
12 घंटे 18 घंटे किसी की गुलामी करना है। क्या आज हम सारी बातें छोड़कर 6 घंटे मेहनत नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? आज सही टाइम 6 घंटे मेहनत करो, सही टाइम, अपने पैरों पर खड़े हो। आज खुद के पैरों पर खड़े होने का समय है। अगर आप सही, आपके पैर मजबूत हैं तो एक बात, दूसरा व्यक्ति मजबूत ही मिलेगा। नहीं मिल पाया तो हमें किसी की गरज नहीं है, हम अपने आप में मजबूत हैं। समझ में आई बात? इसलिए अच्छी मेहनत करना बेटा, और आगे भविष्य में इस बात को थोड़ा टीस रखो दिमाग में। टीस रखोगे तो मेहनत अपने आप हो जाएगी, है ना? चलिए जा सकते हैं आप लोग। हमारी मुलाकात कल सुबह 8 बजे होगी। तो कल से हमारा नया चैप्टर चालू होगा, संविधान।